हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब की बार एग्जाम पार इस स्लोगन के साथ हम लाए हैं आपके लिए डेली जीके डोज, जिसमें हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक वीडियो में। साथियों, आपको इस सीरीज के साथ लगातार बने रहना है और इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, जिसमें हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जितने भी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि आपको यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका समय का सदुपयोग होगा और हमारा भी जो मोराल है वो हाई होगा। साथियों, आप इस वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप ना करें। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 25। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दीजिएगा इसका सही जवाब कि भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 25। तो साथियों, इसका सही जवाब आप बताएं क्या होगा कि भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। इसका सही जवाब होगा, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो हमें बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कौन सी जो भाषा है वहां की क्षेत्रीय भाषा है, असमिया, बोडो, अंग्रेजी या डोंगरी। तो इसका सही जवाब बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा राज्य है, और तो बताएं उस राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा क्या है, असमिया, बोडो, अंग्रेजी या डोंगरी। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी जो है वहां की मुख्य क्षेत्रीय भाषा के रूप में है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है 8वें और चौथा ऑप्शन है 9वें और जो लास्ट का ऑप्शन है वो है 42वें। साथियों, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका जवाब कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। इसका जवाब आप बताएं क्या होगा इसका जवाब कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है 8वें और तीसरा ऑप्शन है 9वें और चौथा ऑप्शन है 42वें। साथियों, इसका जवाब होगा प्रथम संविधान संशोधन में ही इस अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। मित्रों, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है राज्यसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। साथियों, इसका जवाब देना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लोकसभा।
जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट टीम कप्तान कौन थे? तो हमें बताना है साथियों कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? पालवंकर बालू या पालवंकर विट्ठल, विजय हजारे या सीके नायडू? तो साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट टीम कप्तान कौन थे? पालवंकर बालू या पालवंकर विट्ठल या विजय हजारे या अंतिम ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर सीके नायडू। तो इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा क्या होगा कि भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बताना है कि जो टेस्ट टीम में कप्तान रहे हों। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीके नायडू जो हैं वो पहले क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का असली नाम हमें बताना है कि दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मलुकदास, मूलशंकर, नरेंद्र या दादू? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनका असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का असली नाम हमें बताना है कि दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। इस प्रश्न का आप सही जवाब बताएं कि दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मलुकदास, मूलशंकर, नरेंद्र या दादू? साथियों इसका सही जवाब होगा मूलशंकर। ऑप्शन बी जो होगा वो होगा सही जवाब। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर। नेक्स्ट है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? हमें बताना है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। यह भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, तो हमें उसकी स्थापना बतानी है कि कब की गई थी। 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1969 या 15 अगस्त 1969 या 15 अक्टूबर 1959? जवाब दीजिएगा, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1959 में या 15 अक्टूबर 1969 में या 15 अगस्त 1969 में या 15 अक्टूबर 1959 में? साथियों इसका जवाब आप सभी दीजिएगा क्या होगा? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बतानी है कि कब की गई थी। 15 अगस्त 1959 को या 15 अक्टूबर 1969 को या 15 अगस्त 1969 को या 15 अक्टूबर 1959 को? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि कब की गई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो वो ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो यह बताता है कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। साथियों इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। कितनी आयु है मुख्यमंत्री बनने के लिए? इसका आपको सही जवाब देना है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वह मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है। मुख्यमंत्री बनने की योग्यताओं में से एक योग्यता रखता है, पूरी योग्यताएं नहीं रखता है, एक योग्यता रखता है। साथियों सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी संख्या को कौन बदल सकता है? अगर बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, तो उनकी संख्या जो है वो कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या उसे बदला जा सकता है या कानून द्वारा संसद से बदला जा सकता है
या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा बदला जा सकता है या केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा बदला जा सकता है। साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसको कौन बदल सकता है? क्या उसे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा बदला जा सकता है या कानून द्वारा संसद में बदला जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा बदला जा सकता है या केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा बदला जा सकता है? साथियों, इसका जवाब आपको देना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें जजों की संख्या को बदलना है, जैसा कि पिछले वर्षों में हमने देखा है कि जजों की संख्या बदली गई है, बढ़ाए गए हैं जज, तो बताएं आप कि कौन इसकी संख्या को बदल सकता है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद में। संसद के माध्यम से हम संसद में कानून बना करके हम सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? हमें बताना है कि जो एस विजय लक्ष्मी है वो किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या हॉकी? साथियों, इसका जवाब दीजिएगा कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं। हम इस जो वीडियो है इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न डिस्कस करते हैं, सभी मिक्स प्रश्न होते हैं, तो सभी का आपको जवाब देना है और तैयारी भी अच्छी करके आना है। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। तो एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेस से संबंधित है। कौन? एस विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? हमें बताना है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से, मतलब एक व्यक्ति, कोई व्यक्तिगत रूप से किसने अपना ओलंपिक पदक, पहला ओलंपिक पदक जीता था? तो बताएं कौन था वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था? ऑप्शन है ध्यानचंद, के.डी. जाधव, मिल्खा सिंह या हरिश्चंद्र विरजदार। तो बताएं इसका सही जवाब कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ध्यानचंद्र, के.डी. जाधव, मिल्खा सिंह या हरिश्चंद्र विरजदार? साथियों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, के.डी. जाधव ने पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता था स्वतंत्र भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस के खिलाफ लगाया था? 100वां शतक बताना है कि उन्होंने किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? इस बात को हमें बताना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक है वो किस टीम के खिलाफ लगाया था? इसका जवाब दीजिएगा आप, क्या होगा इसका सही जवाब कि किस टीम के खिलाफ उन्होंने अपना 100वां शतक लगाया था? साथियों, इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना पहला शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन है? भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला, आयात और निर्यात आप समझते होंगे, तो आयात में हम किसी चीज को दूसरे देश से मंगाते हैं और निर्यात मतलब हम दूसरे देश को बेचते हैं या भेजते हैं। तो कौन सा हम कृषि पदार्थ है जो जिसको हम सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करते हैं? चाय, कॉफी, बासमती चावल या दाल? तो वह कौन सा कृषि पदार्थ है जिसको भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है? साथियों, इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब कि भारत कौन सा कृषि पदार्थ जो है वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो साथियों, इसका जवाब होगा बासमती चावल जो होता है उसका हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं दूसरे देशों में। साथियों, इसका अगला प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन जिसे हम SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक जोन के नाम से जानते हैं, तो हमें बताना है कि भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन
कहाँ है? अहमदाबाद, सूरत, इंदौर या जयपुर? साथियों इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? पहला आर्थिक जोन, भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंदौर। इंदौर जो है वो भारत का विशेष आर्थिक जोन है, पहला विशेष आर्थिक जोन कौन है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस बताना है कि कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी या 11 जुलाई? तो वो कौन सा समय है जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं? इधर पर आप हिंदी दिवस ही रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, तो ठीक है, हिंदी दिवस ज़्यादा सुटेबल रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, वो 16 अगस्त, 14 सितंबर या 25 जनवरी या 11 जुलाई? तो वो कौन सा समय है, वह कौन सी डेट है जिसमें हम हिंदी दिवस को मनाते हैं? तो बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस बताना है आपको कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून या 25 जनवरी? वह कौन सा दिवस है जिस दिन हम राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? 17 दिसंबर, 17 मार्च या 21 जून या 25 जनवरी? तो वह कौन सा समय है जिसमें हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो वह डेट है 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1955 में, 1966 में या 1810 में? साथियों इसका जवाब देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका आपको सही जवाब देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका जवाब आप सभी दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? कि जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अर्थात 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015? साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू किया गया था। इसका जवाब आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब पता होगा कि कब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वह बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। अर्थात नर्मदा नदी की कुल लंबाई हमें नहीं बतानी है, हमें यह बताना है कि मध्य प्रदेश में कितनी भूमि पर नर्मदा नदी बहती है, कितने किलोमीटर तय करती है मध्य प्रदेश। 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर? साथियों इसका जवाब दीजिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर या 1077 किलोमीटर या 1078 किलोमीटर? इसकी लंबाई
नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? हम सभी को पता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? हमें बताना है कि जो भगोरिया नृत्य है वो मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? भील, गोंड, बैगा या सहरिया? तो जो भगोरिया नृत्य है, लोक नृत्य है एक जनजाति का, तो उस जनजाति का नाम बताना है जो जिससे संबंधित है भगोरिया लोक नृत्य। साथियों, इसका जवाब दीजिएगा कि भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? भील, गोंड, बैगा या सहरिया? भगोरिया लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भील जनजाति जो है उससे संबंधित है भगोरिया लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो हमें उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। चंबल, बनास, बैनगंगा या क्षिप्रा? तो बताएं उस नदी का नाम जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है बनास, तीसरा है बैनगंगा और चौथा ऑप्शन है क्षिप्रा। साथियों, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? चंबल होगा या बनास या बैनगंगा या क्षिप्रा? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं होता है? इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इसका जवाब होगा बी, बनास जो नदी है वो उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए हैं, तो हमें बताना है कि जो मेंडल हैं जो जिनका संबंध है जीव विज्ञान से है, तो बताएं कि मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए थे, तो हमें उन्हीं मेंडल का जन्म स्थान बताना है कि किस देश में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन है रूस, दूसरा है ऑप्शन ऑस्ट्रिया, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। साथियों, इसका जवाब दीजिएगा कि मेंडल किस देश से हैं या उनका जन्म किस देश में हुआ है। तो मेंडल का जन्म किस देश में हुआ है? मेंडल, वही मेंडल जिन्होंने अनुवांशिकता के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। तो मेंडल के अनुवांशिकता के नियम भी आप पढ़िएगा। आज होमवर्क में यही है कि आप मेंडल के अनुवांशिकता के जो नियम है उनको पढ़िएगा। फिर इसके अलावा आप बताएं कि मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था। साथियों, जो मेंडल हैं, मेंडल ऑस्ट्रिया के हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह एक पादरी हैं जो चर्च में काम करते थे। फिर उन्होंने मटर के पौधों पर अनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे, जो कि आज की विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल जो एसिड रेन होती है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो साथियों, बताना है कि जो एसिड रेन है वो वनस्पति जो हमारी फॉरेस्ट है या जंगल है या वनस्पति है उनको वो नष्ट, प्लांट को क्यों नष्ट कर देती है, वनस्पति को क्यों नष्ट कर देती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। साथियों, इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताना। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसके कारण वह वनस्पति को नष्ट कर देता है और वनस्पति की जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा नष्ट करती है वनस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से पकाना है, यानी कि पेड़, अगर कोई फल है पेड़ में ही पकता है तो वो प्राकृतिक रूप से पकाना कहलाएगा। अगर हम वो पेड़ में नहीं पक रहा है, हम उसे कृत्रिम रूप से पका रहे हैं, तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन? तो वो कौन सी गैस है जिसका उपयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं? साथियों, इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताएं इसका क्या होगा जवाब।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब कि वह कौन सी गैस है जिसका उपयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इथिलीन गैस का उपयोग हम हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप, अगर हमें फलों को पकाना है कृत्रिम रूप से तो हम कौन सी गैस उपयोग करते हैं? इथिलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जर्कोनियम। तो बताएं कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। इस प्रश्न का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जर्कोनियम। उस तत्व का नाम हमें बताना है, उस तत्व का नाम हमें बताना है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो स्वयं ऐसी तरंगें उत्सर्जित करते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। मतलब अपने आप ही वो तरंगें उत्सर्जित करते हैं, तो वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। तो इन ऑप्शन में से बताना है कि आपको कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऐसी धातु का नाम बताना है, ऐसी अधातु का नाम बताना है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताना है, धातु नहीं बताना है, अधातु बताना है हमें कि ऐसी कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या क्लोरीन। तो वह कौन सी गैस है, वो कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं। क्या होगा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? साधारण लवण या साधारण नमक जो है उसका रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जवाब आप दीजिएगा। क्या होगा इसका जवाब कि बताएं इसका जवाब। जो साधारण लवण है या साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम खाने में उपयोग करते हैं जिस नमक का, उसी का नाम है उसी का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? जो सफेद फास्फोरस होता है वो निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल या केरोसिन या एल्कोहल। तो हमें बताना है कि जो फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस है वो निम्न में से किसके नीचे रखा जाता है? तो साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि क्या होगा कि सफेद फास्फोरस किसके नीचे रखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शीतल जल। शीतल जल जो है उसके नीचे रखा जाता है सफेद फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया है। तो उनकी रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? मतलब जो कल्हड़ के द्वारा रची गई एक रचना है जिसका नाम है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी यह बताना है। 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो कौन सी शताब्दी है जिस शताब्दी में राजतरंगिणी की रचना हुई थी? साथियों इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा कि कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना
कौन सी प्रकार की। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से ही आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन हो जिनको आप ना समझ पा रहे हों या जिनका आंसर नहीं आता है, लेकिन हम इसीलिए तो आए हैं कि मतलब हम कुछ सीखें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 12वीं शताब्दी में कल्हड़ की जो राजतरंगिनी है उसकी रचना। इसमें राजतरंगिनी में आप समझिएगा कि राजतरंगिनी में जम्मू कश्मीर का वर्णन किया गया है, कश्मीर का वर्णन है इसमें राजतरंगिनी है। पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि जो पल्लवी काल है किस काल को कहा जाता है, वह कौन सा समय है जिसको हम पल्लवी काल के नाम से जानते हैं? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवी काल किस काल को कहा जाता है, इसका जवाब देना है। हो सकता है कि यह प्रश्न आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल को हम पल्लवी काल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न को आप जो भी देख रहे हैं वो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यहाँ पशु का आशय किससे है? जो पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार, अब यहाँ पर प्रश्न को समझें। जो पशुपतिनाथ पंथ है, जो पशुपतिनाथ को मानते हैं, ऐसे लोगों का एक समूह है जो पशुपतिनाथ को मानते हैं। तो उनके अनुसार शिव पशु के देवता हैं। जो शिव हैं वो पशु के देवता हैं। यहाँ पशु का आशय किससे है? जानवर से है, पक्षी से है, जीव से है या मनुष्य से है? साथियों इसका जवाब देना है कि यहाँ पशु का आशय किससे है? जानवर से, पक्षी से, जीव से या मनुष्य से? तो पशुपतिनाथ जो पंथ है उनके अनुसार पशु, शिव जो है पशुओं के देवता हैं। तो यहाँ पशु का आशय किससे है? जब हड़प्पा काल आप पढ़ेंगे तो वहां पर पशुपतिनाथ की एक प्रतिमा मिली थी। तो उससे हमें पता चलता है कि जो प्राचीन समय था वो पशुपतिनाथ को, प्राचीन समय के जो लोग थे वो अपना देवता पशुपतिनाथ को मानते थे। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा जीव। यानी जो पशुपतिनाथ पंथ है उनके अनुसार शिव पशु के देवता है। तो यहाँ पशु का आशय है जीव। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का उपयोग किया जाता था? अग्नि स्रोत, अग्नि स्तोम, राजसूय, सौत्रामणि या वाजपेयी? तो किस यज्ञ में सुरा का उपयोग किया जाता था? आपको बताना है। सुरा एक प्रकार का पेय पदार्थ है। तो बताएं कि किसमें हम, किस यज्ञ में हम यज्ञ सामग्री के रूप में सुरा का उपयोग करते थे? तो इसका सही जवाब होगा जो सौत्रामणि जो यज्ञ होता था उसमें हम सुरा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? हमें बताना है कि ऋग्वेद में इस बात का वर्णन है कि जो दशराज युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था? गंगा, सरस्वती, विस्तता या परुसनी? तो बताएं कौन सा वो दशराज जो युद्ध है किस नदी पर हुआ था? आप समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी तक के एग्जाम में आ सकते हैं ये प्रश्न। इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है और इन प्रश्नों को आपको नोट करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन प्रश्नों को जरूर नोट करें कि ये प्रश्न कौन से हैं और इनके आंसर जरूर नोट करें। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परुसनी जो नदी है उसके किनारे हुआ था दशराज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो हमें बताना है कि चोल साम्राज्य जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे तो उन साम्राज्य में चोल साम्राज्य प्रसिद्ध साम्राज्य है। तो हमें बताना है कि कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ या ऐरावतेश्वर? तो बताइएगा इसका सही जवाब। चोल साम्राज्य से संबंधित तो कौन सा मंदिर नहीं है?
साथियों इसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाशनाथ नाम का कोई भी मंदिर नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि जब भी लास्ट में स्वर आए, स्वर जैसे बृहदेश्वर, फिर लिखा है ऐरावतेश्वर, तो इस प्रकार के जो मंदिर हैं या जो स्थान हैं वो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, साम्राज्य थे, उनके द्वारा बनवाए गए स्थान होंगे। क्योंकि नाथ उस समय कि जो कैलाशनाथ है वो उसका कोई वर्णन नहीं है हिस्ट्री में दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? बताएं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1172 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में, या 1178 ईस्वी में, या 1182 ईस्वी में? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, जो कुतुब मीनार है वो किसके नाम पर रखी गई है? बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दिल्ली में एक मीनार है कुतुब मीनार, तो बताएं कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप नाम से ही पहचान सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या जहांगीर? वह कौन सा शासक है जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? साथियों इसका जवाब देना है। बहुत अच्छे प्रश्न है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है जिंदा पीर? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या जहांगीर? जो मुगल काल था उसमें एक शासक था, तो उस शासक का नाम बताना है जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्या होगा इसका सही जवाब कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों इसका जवाब क्या होगा? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या जहांगीर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब जो है जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? इलाहाबाद का जो किला है वह किसने बनवाया था? इलाहाबाद में किला है तो उसको बताना है हमें, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? वह कौन सा शासक था जिसने इलाहाबाद का किला बनवाया था? इसका जवाब आप दीजिएगा। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? इलाहाबाद से संबंध रहा है अकबर का, तो अकबर ने ही इलाहाबाद का किला बनवाया था। इस बात को आप याद रखें। झंडा सत्याग्रह झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? कानपुर, नागपुर, नैनीताल, या भोपाल? साथियों इसका जवाब दीजिएगा। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? कानपुर, नागपुर, नैनीताल, या भोपाल? वह कौन सा शहर है जिसे हम झंडा सत्याग्रह से संबंध रखता है वह शहर? तो उस शहर का नाम बताएं। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नागपुर। नागपुर से ही झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? हमें बताना है
अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? बताएं। जो अशोक के शिलालेख हैं, 13 शिलालेख लिखवाए हैं उसमें अशोक ने, सॉरी 14 शिलालेख लिखवाए हैं। 14 शिलालेखों में अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वह क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए हैं कि क्या है, इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं वो अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में प्रकीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए? अर्थात जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है भारत का, उसमें जो सत्यमेव जयते है वो किस संदर्भ से लिए गए हैं, अर्थात कहां से लिया गया है वो सत्यमेव जयते शब्द। ये है प्रश्न, सत्यमेव शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? ये वाक्य है, शब्द नहीं, ये वाक्य है सत्यमेव जयते। यह है जो वाक्य है वो कहां से लिया गया है? पुराण से, जातक से या मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाने वाला भी प्रश्न है कि जो सत्यमेव जयते वाक्य है वह कहाँ से लिया गया है, कहाँ से वह संदर्भित है? साथियों इसका जो जवाब होगा वह होगा मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या 19 नवंबर? वह कौन सा समय होता है, वह कौन सी डेट होती है जिस दिन हम नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या 19 नवंबर? साथियों इसका जवाब दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या 19 नवंबर? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 19 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई? सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई? किसने दिया था जय हिंद का नारा? जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? साथियों हमें बताना है कि जय हिंद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो हमें बताना है कि जो देश बंधु की उपाधि है वह किसे दी गई थी? बी.आर. अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है या किससे दी गई थी देश बंधु की उपाधि? साथियों इसका जवाब आप बताएं क्या होगा, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएं कि देश बंधु की जो उपाधि है वो किससे संबंधित है? बी.आर. अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल या रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है आपको कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरी चौरा की घटना बहुत प्रसिद्ध है। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चोरी चौरा जो नामक स्थान है बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें वहाँ के लोगों ने एक जेल को एक थाने को जला दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। अंग्रेज पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी वहाँ। तो वह स्थान कहाँ है? गोरखपुर में है, आगरा में है, इलाहाबाद में है या लखनऊ में? साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि जो चोरी चौरा नामक स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है, वह कहाँ स्थित है? बताएं इसका सही जवाब है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है
यह बताना है आपको। तो चोरी चोरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर क्षेत्र है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। बताएं, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो वह राज्य कौन सा है जिस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? उस राज्य का नाम हमें बताना है जिस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो उस राज्य का नाम क्या है जिस राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है? तो इसका जवाब आप दीजिएगा कि वह कौन सा राज्य है जहां की राजभाषा अंग्रेजी है। साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा है वह क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द किसने प्रयोग किया था? इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रयोग किया था? पी स्टरहलर, पैंक या बी लाल या एजी टेंसले? तो बताएं किसने किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग? जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि इकोसिस्टम क्या है। जब इकोसिस्टम शब्द जो है वो शब्द किसने दिया था यह हमें बताना है। पी स्टरहलर, पैंक या बी लाल या एजी टेंसले? तो वह व्यक्ति कौन था जिसने इकोसिस्टम शब्द दिया था? साथियों, इसका जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है रीवा, तीसरा है जलगांव या चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो वह कौन सा स्थान था जहां पहली बार सफेद बाघ देखा गया था? तो बताइएगा इसका सही जवाब कि वह स्थान कौन सा स्थान है जहां पर पहली बार व्हाइट टाइगर देखा गया था या सफेद बाघ देखा गया था। साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, रीवा। मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहां पर सफेद बाघ पहली बार देखा गया था। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अगला प्रश्न जो है वो यह है कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, के आर नारायणन या उपरोक्त में से कोई नहीं? वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? उनका नाम बताना है हमें। अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय या के आर नारायणन या उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा के आर नारायणन जो हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी या ई गवर्नेंस या महिला सुरक्षा? तो बताएं मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी या ई गवर्नेंस या महिला सुरक्षा? साथियों, इसका जवाब दीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है? टीकाकरण से, अनौपचारिक कर्मचारी से या ई गवर्नेंस से या महिला सुरक्षा से? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा टीकाकरण से। टीकाकरण से 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत। साथियों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,